हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक रामसर साइट से रिलेटेड है। इंडिया ने अभी 5 नई रामसर साइट को इंक्लूड किया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, अभी कुछ अपोजिशन के लीडर राज्यसभा में उनको सस्पेंड कर दिया गया है चेयरमैन के द्वारा, तो वो देखेंगे हम। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वाइट अनियन से रिलेटेड है, जिसको अभी जीआई टैग मिला हुआ है। और फिर आरबीआई की डिजिटल पेमेंट इंडेक्स से जो है रिलेटेड न्यूज़ है। फिर लास्ट आर्टिकल हमारा डीलिमिटेशन कमीशन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल से, जो कि रामसर साइट के बारे में है। अभी रिसेंटली जो है इंडिया में अभी 5 नई रामसर साइट जो है डिक्लेयर की गई हैं। ये 5 नई रामसर साइट का हम नाम देख लेते हैं। पहली है करी किली बर्ड सेंचुरी, फिर है पली करानाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये दोनों तमिलनाडु में है। फिर एक है पाला वेटलैंड जो कि मिज़ोरम में है, और एक है सख्या सागर, ये मध्य प्रदेश का है। तो ये सारी इंक्लूड होके अभी जो टोटल रामसर साइट हो गई हैं इंडिया में, वो 54 हो गई हैं। तो ये जो रामसर साइट है, ये पहली जो पली कराइन मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है, ये चेन्नई में सिचुएटेड है। तो ये एक लौता चेन्नई में वेटलैंड इकोसिस्टम है चेन्नई का। और फिर उसके बाद करी किली बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में। फिर ये तीसरा हमारा पिचावरम मैंग्रोव है, जो कि चिदम्बरम में लोकेटेड है तमिलनाडु का। और फिर उसके बाद ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है कंट्री का, जिसका जो एरिया है करीब 1100 हेक्टेयर है। फिर उसके बाद पाला वेटलैंड मिज़ोरम में है, जो कि लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है मिज़ोरम का। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में एक है सख्या सागर। और ये जो रामसर साइट है, जिनकी ये संख्या पहले 49 थी इंडिया में, जो कि अब बढ़कर ये 5 इंक्लूड हो गई, तो ये 54 हो गई है। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड है जिनकी सिचुएशन अभी ख़राब हो रही है। आप जानते हैं वेटलैंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम का पार्ट होता है, तो इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो वेटलैंड होते हैं, यहाँ पे हर साल बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। तो ये अगर इनको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हो जाएंगी, उनको नुकसान होगा। तो इसलिए वेटलैंड पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये एकलौता ये रामसर कन्वेंशन है जो कि वेटलैंड पे ध्यान देता है। ये रामसर सिटी जो है, ये ईरान की सिटी है, उसी के नाम पर ये कन्वेंशन है। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में 2 फरवरी को, और ये फोर्स में आ गया था 1975 में। इसी से रिलेटेड एक है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है? ये एक कन्वेंशन है जो कि रामसर साइट के अंदर आता है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वेटलैंड को इंक्लूड किया जाता है। कि मान लीजिए कोई ऐसा वेटलैंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका जो इकोलॉजिकल करेक्टर है, उसकी जो उसमें कोई दिक्कत हो रही है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो अगर कोई वेटलैंड ख़राब हो रहा है तो उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल देंगे, तो एक तरह से ये वार्निंग होती है कि इस लिस्ट में डाल दिया गया है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है वहाँ की गवर्नमेंट का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तो ये एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, अभी रिसेंटली राज्यसभा में कुछ अपोजिशन मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि 19 मेंबर हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है चेयरमैन के द्वारा। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो मेन इन्होंने रीज़न बताया है कि क्यों इनको सस्पेंड किया गया है, तो बोला गया है कि उनका अनरूली बिहेवियर रीज़न रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि हमारी जो लोकसभा बुक है, उसका रूल नंबर 373 है, ये गवर्न करता है कि किस तरह से जो मेंबर हैं उनको सस्पेंड किया जाएगा। तो ये पावर दी गई है प्रिसीडिंग ऑफिसर जो होते हैं, जो कि पार्लियामेंट को जो कि प्रिसाइड करते हैं, जैसे कि स्पीकर और चेयरमैन, तो उनके पास ये पावर होती है। अगर मेंबर जो है उनके
जो उनको डिसऑबे करता है, उनका जो कहा है नहीं मानते हैं, तो उनके पास पावर है कि वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं और फिर उसके बाद एक मोशन पारित कर सकते हैं जिसके द्वारा ये उस मेंबर का नाम लेंगे और फिर वो इस जो भी मेंबर है जिनको सस्पेंड करना है हाउस से, तो वो उसके बाद मोशन जब पास हो जाएगा तो वो अगले सेशन के लिए, पूरे सेशन के लिए, पूरे सत्र के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और या फिर जो अगली 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग होगी, अगली 5 सिटिंग होगी, उसमें उतने के लिए इन दोनों में से जो भी अगला जो सेशन चल रहा होगा और जो 5 कॉन्जिक्यूटिव सेटिंग होंगी, इनमें से जो भी कम होगा उतने समय के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये जो है रूल नंबर 374A है। ये यदि ये जो वायलेशन होता है किसी सीवियर चार्ज की वजह से, तो इसके अंदर इसका सस्पेंशन होगा। और नॉर्मली ये 373 और 374 गवर्न करते हैं किस तरह से किसी भी मेंबर का सस्पेंशन होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। एक्चुअली ये बहुत कॉमन नहीं थी पहले, लेकिन रिसेंटली अभी कुछ समय में ये चीज़ बहुत कॉमन कर दी गई है। हमारे पार्लियामेंट में अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ एमपीज़ हैं, ज़्यादातर अपोजिशन के एमपीज़ हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये जो है तो जैसे हम 2019 से देखा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। अभी रिसेंटली नवंबर 2021 में करीब 12 अपोजिशन मेंबर को राज्यसभा में सस्पेंड किया गया था। पूरे पहले ही दिन, विंटर सेशन के सबसे पहले दिन ही उनको सस्पेंड कर दिया गया था कि ये बताया गया था कि वो जो मिसकंडक्ट और उनका जो अनरूली और वायलेंट बिहेवियर था, इसकी वजह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उनको जो है सस्पेंड कर दिया था। फिर नेक्स्ट सितंबर 2020 में ऐसा हुआ है कि 8 राज्यसभा मेंबर एमपीज जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था इसी कारण से। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि बात करता है जीआई टैग के बारे में। अभी रिसेंटली अलीबाग महाराष्ट्र में जो जगह है, यहाँ पे वाइट अनियन, सफ़ेद जो अनियन है, प्याज है, इसको ये देख सकते हैं आप फोटो, इनको जीआई टैग मिला है क्योंकि इनका टेस्ट काफ़ी यूनिक है, फ्लेवर यूनिक है, इनका शेप यूनिक है और ये जो एकदम डिफरेंट जियो क्लाइमेटिक कंडीशन इनके अलग जिसमें उगाए जाते हैं, तो इसलिए इनको जीआई टैग दिया गया है। तो हम जीआई टैग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जीआई टैग किसे मिलता है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि एग्रीकल्चरल हो या फिर नेचुरल हो या फिर इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, मैन्युफैक्चर भी कैसा कि हैंडीक्राफ्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल गुड हो और वो किसी रीजन से, किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता हो। जैसे आप जानते होंगे दार्जिलिंग की टी है जिसको सबसे पहला जीआई टैग मिला था, तो किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो, किसी जगह से वो बिलोंग करते हो और उस जगह के सिवा उसको और कहीं नहीं उगाया जाता हो, तो ऐसी चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है और ये 10 साल के लिए दिया जाता है। जो जीआई टैग है वो 10 साल के लिए दिया जाता है और ये आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत आता है। ये इस एक्ट के द्वारा ये जो जीआई टैग किया जाता है और 10 साल के लिए देते हैं और आपको 10 साल के बाद इसको दोबारा रीन्यू कराते रहना है क्योंकि ये 10 साल में जो है ख़त्म हो जाता है। और हमारा ये जो फोर्स में आया था ये एक्ट, ये 2003 में आया था और सबसे पहला जो है, मैंने अभी आपको बताया, दार्जिलिंग की टी जो 2004 से 2005 में पहला प्रोडक्ट था इंडिया में जिसको जीआई टैग मिला था। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि अभी आरबीआई ने डीपीआई निकाली है। डीपीआई मतलब कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जो कि ये पता करेगी कि इंडिया में जो है ये जो डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम लाया गया, हम लोग जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं पेटीएम, फ़ोनपे, इसके थ्रू, तो कैसा वर्क कर रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ फाइंडिंग्स हैं। तो इसमें बोला गया है इस फाइंडिंग में कि बहुत ही रैपिड तरीके, बहुत ही तेज़ी से इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है डिजिटल पेमेंट को पूरी कंट्री में और ये काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है ये डिजिटल पेमेंट। तो इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग थी। तो ये जो डिजिटल पेमेंट है ये इसके कुछ पैरामीटर्स है, 5 पैरामीटर है जिसके बेसिस पे इसको चेक किया जाता है कि ये जो डिजिटल पेमेंट कंट्री में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका पहला जो ये पैरामीटर है ये पेमेंट इनेबलर है जो कि 25% के अराउंड इसका वेटेज है। फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरह के, एक डिमांड साइड, सप्लाई साइड फैक्टर। फिर पेमेंट परफॉर्मेंस करीब इसका 45% वेटेज है। फिर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी,
तो ये 5 इसके पैरामीटर हैं। ये आरबीआई इसको जो है पब्लिश करता है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को, ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड है। अभी डीलिमिटेशन कमीशन न्यूज़ में आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस इशू किया है कि जो डीलिमिटेशन इन ये जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश यहाँ के लिए डीलिमिटेशन जो है किया जाए इस एरिया का। तो डीलिमिटेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। होता क्या है ये डीलिमिटेशन? ये एक प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रोसेस है हमारी जो कि जिसके द्वारा एक किसी भी एरिया की बाउंड्री जो है, जैसे मान लीजिए कोई आप जिस रीजन में रहते हैं, पूरी इंडिया की अलग अलग जो है बाउंड्रीज़ हैं वो डिफाइन की जाती हैं, जो कि एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी गवर्न करती है। लेजिस्लेटिव बॉडी की मतलब जैसे आप जानते हैं कि आप जिस जगह पे रहते हैं, आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट होगी, आपका जो एरिया होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड रहती है। तो ये जो छोटे छोटे ये जो रीजन को जो डिवीज़न किया जाता है उसके बेसिस पे कि इलेक्शन जब होता है, तो आप जानते हैं आपके ज़िले से जो डिफ़ाइन हुआ कि आपका जो ज़िला है जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वो छोटी यूनिट और वो एरिया कहाँ तक आएगा, मतलब कितना रीजन रहेगा, जैसे आप किसी भी एरिया में रहते हो वो कितनी मतलब उसकी बाउंड्री क्या रहेगी, ये कौन डिसाइड करता है कि आप जिस रीजन में है, ये डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड कर। जैसे देख सकते हैं इंडिया की कितनी सारी ये जो है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो ये सारा जो डिवीज़न है ये डीलिमिटेशन के हाथ में होता है। और इसको जो है ये जो एक्ट के अंदर का आता है, जो कि डीलिमिटेशन एक्ट है, कमीशन एक्ट है 2002, और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो आर्टिकल 82 है वो पार्लियामेंट ने इनैक्ट करेगा डीलिमिटेशन एक्ट। अब हर एक सेंसस के बाद, जब भी हर एक सेंसस होता है हर 10 साल पे, उसके बाद पार्लियामेंट के हाथ में है कि वो डीलिमिटेशन एक्ट को जो है मतलब लागू करेगा, और उसके द्वारा जो भी रीजन है, छोटी छोटी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो उनका जो है मैपिंग होगी कि ये एरिया जो है अगर पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसको बढ़ाया घटाया जा सकेगा अगर ज़रूरत है। तो ये सारा काम जो है डीलिमिटेशन करेगा कि कितने एरिया में कितने लोग आएंगे और वो एरिया कहाँ से कहाँ तक उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री होगी, ये सारा काम डीलिमिटेशन का होता है। और ये 82 जो है आर्टिकल, ये पार्लियामेंट के द्वारा जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो करेगा। और फिर 170 वो स्टेट का जो है, स्टेट का डिवीज़न जो है उसको ध्यान में रखे, मतलब स्टेट वाले डिवीज़न करेगा स्टेट रीजन में। तो ये इसका एक्ट है जिसके थ्रू ये गवर्न होता है। ठीक है, आज के आर्टिकल में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।